हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हम जानते हैं कि आखिर एक कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है, अपने शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करती है, एंड इसी टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स में, इस सब्जेक्ट में अपन समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉर्पोरेट अकाउंट्स या कंपनी अकाउंट्स दोनों ही सेम होता है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, एंड कंपनी लॉस की भी कुछ नॉलेज हमें इसमें रिक्वायर्ड होती है। कंपनी जब बनती है तो उसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करती हैं। डैट मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी का। ये फीचर्स कंपनी को एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज ये फीचर्स पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी उसके ऑनर से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ ओनर। मीन्स अगर कंपनी लॉस में है या बंद होने के स्टेज पर है, बिफोर वाइंडिंग अप द कंपनी सारी लाइबिलिटीज़ को पे करना होगा। इससे जैसे लोन, इंटरेस्ट, क्रेडिट या फिर कोई ऐसा पेमेंट हो जो हमारे क्रेडिटर्स को करना हो, फॉर दिस पेमेंट कंपनी के कैश बैलेंस, फंड्स एंड अदर एसेट्स को यूज़ करेंगे, बट ऑनर्स के पर्सनल फंड्स, एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री को स्टार्ट करा था धीरू भाई अंबानी जी ने, बट क्या उनके डेथ के बाद कंपनी क्लोज हुई? नहीं। यही होता है परपेचुअल सक्सेशन, कि फाउंडर की डेथ या फिर उसके बैंक्रप्सी, इंसैनिटी के बाद भी कंपनी बंद नहीं होती है, बस उसके ऑनर्स एंड मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैंडल करता है एंड जो इसकी ओनरशिप होती है वो इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस शेयर होल्डर के पास कितने वोटिंग राइट्स हैं। बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ओनली शेयर्स परचेज करने से ओनरशिप मिलती है, बट रियलिटी इज उन परचेज किए हुए शेयर्स से कितना वोटिंग राइट आपके पास है उससे डिसाइड होता है कि आपके पास ओनरशिप है या फिर नहीं। नेक्स्ट है कॉमन सील। हर कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है जिसको यूज़ करके लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ कॉमन सील। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनीज की डिटेल्स होती है, लाइक नेम, एड्रेस, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी कितने अमाउंट का शेयर इशू कर सकती है पब्लिक में। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इस लीगल डॉक्यूमेंट में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। लास्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ कंपनी। कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1 मेंबर, ओनली 1 पर्सन हो, वो भी एक कंपनी स्टार्ट कर सकता है एज अ 1 पर्सन कंपनी। बट अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना नेसेसरी है, एंड पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट 7 मेंबर का होना रिक्वायर्ड है। अब हम देखेंगे कि कंपनीज में कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो हर कंपनी में, किसी भी टाइप की कंपनी हो, सब में एक लॉ एप्लीकेबल होना मैंडेटरी है, और वो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 तो मैंडेटरी है
कैसी भी कंपनी हो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही, बट कुछ कंपनीज को कंपनीज एक्ट के साथ साथ कुछ अदर एक्ट्स भी फॉलो करना होता है। जैसे कि जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उन उन लिस्टेड कंपनीज को सेबी एक्ट, सेबी रेगुलेशंस एंड सिक्योरिटीज लॉ फॉलो करना होता है और साथ में कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना होता है। अब लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, यानी उस कंपनीज के शेयर्स इशू और सब्सक्राइब किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में। बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट एंड IRDA रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को। तो यहाँ पे जो जनरल एक्ट है जो सभी को एप्लीकेबल होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 है एंड बाकी के कुछ स्पेसिफिक एक्ट हैं जो किसी कैटेगरी की कंपनीज को ही एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पास फाइनेंसिंग के कितने सोर्स होते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब होता है बिजनेस रन करने के लिए फंड्स अरेंज करना या फिर बिजनेस रन करने के लिए जो एसेट्स की रिक्वायरमेंट्स है उन एसेट्स का अरेंजमेंट करना। पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म्स एंड मीडियम टर्म्स सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग अ कंपनी। कंपनी शेयर इशू करती है फंड रेज करने के लिए। शेयर दो टाइप से इशू होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इशूज। जब कंपनी जनरल पब्लिक में शेयर्स इशू करती है तो उसे कहते हैं पब्लिक इशू, एंड जब कंपनी सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे कि डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर को इशू करती है तो उस इशू को प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर। तो डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें मेंशन होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स परचेज्ड, प्राइस ऑफ डिवेंचर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू द डिवेंचर्स होल्डर। कुछ कंपनीज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल दोनों तरह के डिवेंचर्स इशू करती है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो हमेशा डिवेंचर्स रहते हैं, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड एज अ शेयर्स। बट कंपनी डिवेंचर्स के साथ वोटिंग राइट नहीं दे सकती है डिवेंचर्स होल्डर को। वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। नेक्स्ट है लोन। तो ये तो सभी जानते हैं कि कंपनी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से या फिर कोई अदर कंपनी है जो रेडी है कंपनी को लोन देने के लिए, हम उस कंपनी उनसे भी लोन ले सकती है एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। कंपनी चाहे तो जो एसेट्स परचेज करना है वो हायर परचेज के थ्रू यानी हायर परचेज मेथड के थ्रू परचेज कर सकती है। हायर परचेज में होता ये है कि सपोज एक कंपनी है जिसे मशीन परचेज करना है जो 1 लाख का कॉस्ट है जिसका, तो कुछ अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट पे करने के बाद बाकी का बचा हुआ अमाउंट एज अ इंस्टॉलमेंट पे कर सकती है एंड उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हायर परचेज में। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग अ कंपनी। सबसे पहला है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में बेसिकली होता है क्या है, एक सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रॉ मटेरियल परचेज करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स। तो वो अपने सप्लायर को कह सकती है कि आप हमें अभी सप्लाई कर दीजिए इन क्रेडिट, यानी वो क्रेडिट में गुड रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है एंड वो आफ्टर अ शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 2 मंथ 3 मंथ के बाद वो अपना क्रेडिट अपना ड्यू रीपे कर देगी। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक कंपनीज को प्रोवाइड करती है कि आपका जितना भी बैलेंस है अकाउंट में, जितना भी बैलेंस है आप उससे भी ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट पर कंपनी कुछ चार्ज करती है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी से। कैश क्रेडिट एक और फैसिलिटी है जो बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कंपनीज को, ताकि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक ना हो
जब भी वर्किंग कैपिटल की नीड होती है देन कंपनी कैन टेक कैश क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। लास्ट है लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो बैंक्स या अदर कंपनीज या फिर कोई इंडिविजुअल से कंपनीज लेती है एट अ फिक्स % ऑफ रेट। जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस में हमने लोन देखा था वो उनको रीपे करने की लायबिलिटी आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आती है, बट जो शॉर्ट टर्म लोन हम देखते हैं इसमें जो रिपेमेंट का ड्यूरेशन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करने का ड्यूरेशन होता है वो शॉर्टर होता है, यानी जनरली 1 ईयर के नीचे ही होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।